नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट आम हुई है और इस बार पब्लिक डोमेन में है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों पर नहीं बल्कि 393 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक जो चुनकर आए हैं उन पर की गई है और इसमें औसतन जो चुनाव खर्च निर्धारित है उसकी तुलना में 47% पैसा ही चुनाव में प्रचार और अन्य काम में विधायकों ने खर्च किए हैं। यानी एक विधायक औसतन एवरेज इस रिपोर्ट में निकाला गया तो एक विधायक ने 18,33,000 रुपए में चुनाव लड़ लिया। क्या ये संभव है? क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता? और फिर जब इस तरीके के आंकड़े ये विधायक नेता देते हैं तो इन पर कार्रवाई क्या होती है? मुझे नहीं याद पड़ता कोई कार्रवाई होती है। लेकिन नैतिकता के आधार पर भी क्या कोई बात है? मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके के आंकड़े कि भाई 18 लाख रुपए में चुनाव, सभासद का भी चुनाव अब 18 लाख में नहीं होता, प्रधान का चुनाव भी 18 लाख में नहीं होता। इस रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट 2-3 दिनों से चर्चा में है। आज मंथन इसी पर हम करेंगे, इस चुनाव खर्च पर सवाल। चुनाव खर्च पर सवाल, एडीआर और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में जो 393 विधानसभा क्षेत्रों की ये रिपोर्ट है जो हलफनामा दाखिल किया है उसके आधार पर ये रिपोर्ट है। विषय वस्तु दर्शकों को समझा देते हैं। इलेक्शन वॉच और एडीआर एक ऐसी संस्था है जो चुनाव खर्च, अपराधीकरण, इन सब तमाम मुद्दों पर बीच बीच में रिसर्च और अपनी रिपोर्ट देती रहती है और बहुत बेबाकी के साथ में इसके लोग काम करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से क्या स्थितियां बनी इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 विधानसभा क्षेत्रों के शपथ पत्र उपलब्ध नहीं थे, स्पष्ट नहीं थे, इसलिए उनका विश्लेषण नहीं हुआ। लेकिन 393 विधानसभाओं का विश्लेषण इस रिपोर्ट में किया गया है। 47% ही खर्च हुआ है, मतलब जो सीमा है उसका 47% इन्होंने खर्च किया है। 74 विधायक इसमें ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने स्टार प्रचारकों पर फूटी कौड़ी नहीं खर्च की, 1 रुपया नहीं खर्च किया। 47 विधायक ऐसे हैं जो शपथ पत्र देकर कह रहे हैं कि रैली जुलूस में कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। ये बात हजम नहीं होती। 97 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं पर भी कोई खर्च नहीं हुआ, यानी खाना पीना। पता है आपको चुनाव में कि खाने से ज्यादा पीना महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। तो खाना और पीना ये इस पर कोई खर्च नहीं हुआ। पूड़ी कहां से आई, सब्जी कहां से आई, बड़े बड़े टेंट, भगोना, भंडारा, ये सब कहां से लगा पता ही नहीं है। इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। 62 विधायकों ने कहा है कि प्रचार सामग्री पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। यह सफेद झूठ है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। मतलब शपथ पत्र देकर झूठ बोल रहे हैं। अब मसला यह है कि इस पर कोई आज तक कार्रवाई की नजीर मिलती नहीं हिंदुस्तान में, इसलिए जो चाहो झाड़े रहो कलेक्टरगंज, झोंके रहो, जो मन हो दे दो। अगर कहीं कोई नोटिस हुई, बवाल हुआ भी तो वर्षों तक मामला चलेगा। तब तक वो 5 साल विधायक जी अपने काट लेंगे और हो सकता है कि कहो विधायक जी 2 टर्म और चुनाव लड़ चुके हों तब इसमें निर्णय आए। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इसी तरीके की चीजें जो चुनावी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इन सेंस कि अगर कोई विधायक एक मोटी रकम खर्च करके चुनाव जीत कर आता है तो जाहिर सी बात है वो अपना मकान, खेत, घर नहीं बेचेगा। और यहीं से शुरुआत होती है राजनीति में भ्रष्टाचार की। यहीं से नींव पड़ती है राजनीति में दल बदल की। यहीं से नींव पड़ती है
राजनीति में चुनी हुई सरकारों को गिराने की। लालच यहीं से पैदा होता है और यही भारी भरकम चुनाव खर्च आमतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और तमाम जिम्मेदार लोग भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 10, 12, 15 करोड़ से कम तो शायद ही कोई चुनाव हुआ हो। इस बात को मतलब गले उतरने वाली चीज ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि 1-1, 1.5 करोड़ के पैकेज अखबारों को दिए गए हैं विज्ञापन, और खर्च हुआ है 18 लाख। तो क्या कोई मशीनरी चुनाव आयोग डेवलप नहीं कर पाए इस भ्रष्टाचार को रोकने की? ये चुनावी भ्रष्टाचार है। और मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से रिपोर्ट आई है, कहीं भी मुख्यधारा की मीडिया में चू नहीं हो रही। मुख्यधारा की मीडिया में एक शब्द कोई बोलने वाला नहीं इसको लेकर। आज हमने जब इस विषय पर बात करने के लिए नेताओं को आमंत्रित किया तो हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि सर बहुत सारे लोग आने को तैयार नहीं, कुछ अचकचा रहे हैं, कुछ कतरा रहे हैं, कुछ को डर लग रहा कि पार्टी कुछ कह देगी। बड़ी हिम्मत करके 1-2 लोग आए हैं, चर्चा करेंगे उनसे। ये स्थिति है। सच को सच कहने वाला भी अब नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हालात हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये केवल 2, 3, 4 सालों, 8 सालों, 5 सालों में हो गया है। इसकी नींव काफी दिनों से पड़ी है। मुख्य चुनाव आयोग जब TN सेशन बने थे तब एक बार लगा था कि हिंदुस्तान में चुनाव आयोग भी है और किस तरीके से मुस्कें कसी जाती हैं। भ्रष्टाचार, जो चुनाव में काला धन, चुनाव में जो आय, जो निर्धारित खर्च की सीमा है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा धन खर्च करने पे कैसे मुस्कें कसी जाती थी। एक उम्मीद बंधी कि शायद अब भारत में उत्तर प्रदेश के अलावा जो देश के अन्य प्रांत हैं वहां कम से कम अब कोई सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास पैसे ना हो वो भी चुनाव लड़ने की बात कर सकता है। यानी राजनीति अब साफ सुथरी होने जा रही है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? स्थिति सामने है। एडीआर और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप आराम से देखिए और पढ़िए कि क्या कहा। ये पूरी रिपोर्ट ही जो हलफनामा में सफेद झूठ है। क्या करेंगे आप? हलफनामा बहुत जिम्मेदारी के साथ में दिया जाता है और उसमें अगर कोई फेक कमिटमेंट करते हैं तो वह अपराध है। 420 का केस भी दर्ज होता है और भी कई धाराएं दर्ज होती होंगी, आगे विशेषज्ञों से जानेंगे। इन सब तमाम मसलों पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर ने इस पूरे मामले को समझाया। आप भी समझिए। चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाए थे। उन नियमों के तहत विधायकों के लिए एक खर्च सीमा तय की गई थी। कोई भी विधायक 40 लाख रुपए से ज्यादा का धन अपने चुनाव प्रचार में नहीं खर्च कर सकता था। लेकिन ये क्या, उत्तर प्रदेश के मायावी विधायकों ने महज 20 लाख रुपए के अंदर ही अपना सारा चुनाव प्रचार निपटा दिया। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जो विधायक चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने जो अपना चुनाव खर्च सरकार को बताया है, उस चुनाव खर्च में किसी भी विधायक ने 47% से ज़्यादा धन को नहीं खर्च किया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर विधायक जैसा चुनाव महज 20 लाख रुपए के भीतर कैसे लड़ा जा सकता है। लखनऊ में कैमरा पर्सन सुरेश के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। शबी हैदर ने बहुत आसान शब्दों में समझाया कि क्या क्या मसला क्या है वास्तव में। क्या 18-20 लाख में कोई चुनाव लड़ा जा सकता है? सभासद का चुनाव नहीं होता, पार्षद का चुनाव नहीं होता है, तो विधायक का चुनाव है। बहुत मुश्किल है, सफेद झूठ है। अब इस विषय पर जो इलेक्शन वॉच के यूपी कोऑर्डिनेटर संजय सिंह क्या कहते हैं उनको भी सुन लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में बड़े आश्चर्यजनक ये है कि जो रिपोर्ट्स सारे माननीय विधायकों ने जो सबमिट की है,
चुनाव आयोग की निर्धारित सीमा 40 लाख के सापेक्ष अधिकांश विधायकों ने अपने खर्चे को 47% दिखाया है और 47% देखें तो 15 से 20 लाख के बीच में ज़्यादा लोगों ने दिखाया। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक एक प्रत्याशी ने चुनाव पे बेतहासा खर्च करके और चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद वह अब जो खर्चा है वो निर्धारित सीमा से आधे से कम में खर्च करके जीत जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये एक आश्चर्यजनक बात है और एक ऐसा तत्व है कि आम नागरिक और प्रत्येक मतदाता जानता है कि विधानसभा का चुनाव किस तरह से प्रत्याशी लोग लड़ते हैं। और निश्चित तौर से इस रिपोर्ट से ये एक जो बात आई कि राजनीति में शुचिता और एक लोक लाज की परंपरा होती थी, इस रिपोर्ट से ये हो गया कि माननीय जनों ने अपने ऊपर इन सब चीज़ों से परे होकर और वास्तविकता से परे होकर अपने आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करके और प्रस्तुत की है। संजय सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी बातें रखी हैं, बहुत जिदारी के साथ में इसको कहेंगे, यूपी की भाषा में इसे जिदारी कहते हैं। बहुत जिदारी के साथ उन्होंने रखी है। वो कह रहे हैं कि भैया पानी की तरह पैसा बहाया गया उत्तर प्रदेश में और हलफनामा शपथ पत्र में 18 लाख 20 लाख 15 लाख, ये कौन सा चुनाव लड़ गए विधायक जी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सबी हैदर ने इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया ली पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे से। वो किसी भी विधायक ने जो चुनाव का खर्च है वो 50% से ज़्यादा नहीं खर्च किया है, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? क्या जितने पैसे 40 लाख चुनाव आयोग ने सीमा तय की थी, क्या उससे कम के अंदर चुनाव नहीं? खर्च तो वही दिए जाएंगे जो खर्च हमने किए हैं। अगर खर्च किए ही नहीं हमने और जो निर्धारित सीमा थी उसके अंदर ही हमारा खर्च हुआ है तो वही खर्च दिया जाएगा। और समय समय पर उसका हर प्रतिदिन हर तीसरे दिन अकाउंट के समय आदर्श चुनाव आयोग का की एक संस्था बकायदा उसकी ऑडिट करती है, उसकी जांच करती है, उसको सत्यापित करती है, खुद वो सर्वे करते हैं, खुद असेसमेंट करते रहते हैं कि आपने क्या खर्च किया है, तो उसको प्रमाणित तो चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है सर, तबादलों के ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से शिक्षा विभाग में 9 रिटायर शिक्षकों के तबादले हो गए और उनको प्रधानाचार्य बना दिया गया, स्वास्थ्य विभाग में भी इस तरीके का घालमेल सामने आया है। जो परिस्थितियां हैं और जो आपने बताई कि जो लोग सेवा में है ही नहीं उनके ट्रांसफर हो गए, तो आज उत्तर प्रदेश के अधिकारी वो कैसे काम कर रहे हैं ये अपने आप इससे साबित होता है। देखिए हाल वही है कि भैया शर्ट सबकी, दाग सबके कपड़ों में है। क्यों कहेंगे? वो कह रहे हैं, वो तो इस मामले में सब एक हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें तो ऑडिट, एक बाकायदा एक एजेंसी ऑडिट करती है, एक सरकारी व्यवस्था है इसमें ऑडिट करने की, जो खर्च हुआ वही देंगे। ये बात ही खत्म हो गई। ये बात कैसे कोई मानेगा? कोई भी किसी दल का विधायक हो, इस मामले में सब एक हो जाते हैं। और जनता, और जब वक्त आता है तब सरकारें पलट जाती हैं, दल बदल हो जाता है, फिर जनता शिकायत करती कि भैया कमीशन बहुत काम में, जो विधायक नीति के काम में कमीशन बहुत जा रहा है। तो कमीशन कहाँ से नहीं जाएगा भाई? विधायक जी की जेब से हो सकता है 18 लाख 15 लाख ही खर्च हुआ हो, लेकिन जो बहुत सारे लोग जो ठेकेदार होते हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बहुत सारे अन्य लोग होते हैं, वो खर्च करते हैं। विधायक जी कह रहे हैं भाई हमें तो पता नहीं, हमारे समर्थक खर्च कर रहे हैं, तो हमने कहाँ से खर्च किया? फिर बाद में उस खर्च की वसूली होती और ये चेन ऊपर तक जाती, बड़े चुनाव तक, बड़े नेताओं तक। ये अब भारत में स्पष्ट हो चुका है। ये बड़ा अहम और गहन विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए हमने यूपी इलेक्शन वॉच के संयोजक संजय सिंह को आमंत्रित किया है। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। भाजपा के गेस्ट अनुपम सिंह अभी नहीं जुड़े हैं, राजकुमार जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जायसवाल जी, आपका ये बहुत स्वागत। पीके धवन राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने, आप भी जुड़ गए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सबी हैदर, जिन्होंने ये रिपोर्ट की है और पूरी रिपोर्ट को जनता के सामने रखा है। लोग कह सकते हैं कि भाई मंथन में आज तमाम तरीके के मुद्दे देश में चल रहे हैं। काली जी का मुद्दा है, कहीं देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का मुद्दा है, कहीं गला काटने का मुद्दा है, यही सब चल रहा है। आज हम ये मंथन में मुद्दा लेकर आए इसलिए कि इस पर चर्चा तो हम कर ही सकते हैं, कुछ करें या ना करें चर्चा कर सकते हैं। और अगर 1% असर पड़ गया जनता को जगाने में, तो हो सकता है कि कहीं जनता भी सोचे कि भाई कुछ बेहतर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे लोग जुड़ गए हैं।
सभी से इसकी शुरुआत करते हैं। शबी हैदर, आप बहुत पुराने पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप जानते हैं। क्या इस तरीके की चीज़ें क्या संभव है? आपने बहुत इलेक्शन भी कवर किए हैं, देखा है, धुआंधार प्रचार देखा है, पैसे पानी की तरह बहते भी देखे हैं आपने, हमने भी देखे हैं, लेकिन आपने ज़मीन पर ज़्यादा देखा है। तो क्या संभव है एक विधायक 15-18 लाख 20 लाख में कोई चुनाव लड़ सकता है? शबी हैदर, सर, आपने जिस तरीके से आज इस मुद्दे को उठाया है, और जी सर, जिस तरीके से आपने आज इस मुद्दे को उठाया है, यकीनी तौर के ऊपर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। एक जंगल में आग लगी थी, चिड़िया अपनी चोंच से पानी भरकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आग नहीं बुझ रही थी। उससे उसके साथियों ने पूछा कि आग बहुत बड़ी है और तुम्हारी इस 2 बूंद से आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने कहा था कि मेरा नाम जब लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यकीनी तौर पर इस वक्त आप, हम और हम सब लोग मिलकर इस बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हमारा नाम कहीं ना कहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग जलाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। बात अगर हम इस पूरी रिपोर्ट की करें, यकीनी तौर के ऊपर हास्यास्पद रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जिम्मेदारों को स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप मेरे से पूछिए, मुझे पता है कि एक झंडा, बैनर, पोस्टर से लेकर कॉटन के गमछे की क्या कॉस्ट थी और पॉलिस्टर के गमछे की क्या कॉस्ट थी, फ्लैक्स कितने रुपए में प्रिंट हो रहा था, अखबार का जो प्रति कॉलम की जो खबर है वो किस हिसाब से चल रही थी, जो पेड न्यूज़ थी वो किस हिसाब से दी गई, बड़े चैनल्स को जो बजट है विधायकों के जो उस समय चुनाव लड़ रहे थे उसमें किस तरीके से जो है वो उसको किया गया, ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया का किस तरीके से सहारा लिया गया, बड़े बड़े टेंट हाउस कहाँ से आए। अगर हम एक राजनीतिक दल का बिना नाम लिए बात करें तो उस राजनीतिक दल की परिपाटी यही है कि वो मंडल वाइज जो है रैलियां करती हैं उसकी सिपरुमो, और उसके बाद जो उसका खर्च होता है वो तमाम सारे जिम्मेदारों में बांटा जाता है, वही खर्च 20 लाख रुपए से ऊपर का बैठता है। तो ये किस तरीके से ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी सर आपके पैनल में हैं, वो बताएंगे, धवन साहब बताएंगे, यशोवर्धन जी बता सकते हैं कि साहब सांप को रस्सी कैसे पुलिस बनाती है और 20 रुपए को 2 रुपए किस प्रकार से ये अर्थशास्त्री बनाते हैं, ये अर्थशास्त्री बता पाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरीके से हास्यास्पद है, पूरी तरीके से निराधार है। ये सबको पता है कि इन चुनाव में किस तरीके से पैसा खर्चा किया गया है और किस स्तर पर पैसा खर्चा किया गया। ठीक बात है। सभी संजय सिंह ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट तैयार की है एडीआर इलेक्शन वॉच ने, तो ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनको सार्वजनिक रूप से बधाई देना चाहूँगा। बहुत अभिवादन संजय जी, बहुत अच्छा काम किया। आभार भी इसलिए ये कम से कम बीच बीच में आप आंखें खोलते रहते हैं। आपकी एक संस्था जो बीच बीच में आंखें खोलती है, हम पत्रकारों को जब कुछ ज़रूरत पड़ती है सार्थक करने की तो हम लोग एडीआर इलेक्शन वॉच को देखते हैं। तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। संजय जी, ये हलफनामे के आधार पर मुझे लगता है रिपोर्ट बनाई गई, और क्या क्या चीज़ें आपने ली हैं, पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये रिपोर्ट तैयार कैसे हुई। सबसे पहले तो चौहान साहब, आप और आपके पूरे के न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत बधाई। जैसा अभी आप सबने कहा, निश्चित तौर से जब से ये रिपोर्ट आई है और आपने साहस करके अपने मंथन कार्यक्रम में इसको चलाया है, ये निश्चित तौर से इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि जहां लोग डरे हुए हैं रिपोर्ट छापने में और आपने एक अपने प्राइम टाइम में इसको दिखाने की कोशिश करी है। देखिएगा, ये रिपोर्ट अब तक के राजनीतिक इतिहास में खास तौर से एक इस तरह की रिपोर्ट है कि जो हमें ये बताती है कि हम कहीं ना कहीं इतना झूठ, इतना हम चीजों को छिपा सकते हैं, राजनीति में शुचिता की बात कैसे की जा सकती है। भाई एक होता है झूठ, एक सफेद झूठ, ये तो एकदम सफेद झूठ जैसी परिस्थिति है। और जहां तक रहा कि इस रिपोर्ट को जुटाने के पीछे, तो रिपोर्ट जुटाने के पीछे जिन उम्मीदवारों ने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव के बाद एक निश्चित सीमा होती है, उस निश्चित सीमा में हमें अपनी चुनाव में धनराशि जो खर्च की है उसका विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना होता है। ये उम्मीदवार जितने भी विधानसभा में माननीय जन जीत कर आए हैं, उन्होंने सबने अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया है, और ये ब्यौरा जो प्रस्तुत किया है उसी विश्लेषण के आधार पर, वो जो इन्होंने ब्यौरा दिया है उसका विश्लेषण करके ही रिपोर्ट बनाया। इसमें हमारा कोई अपना विश्लेषण नहीं है, ये हमने पूरी तरह से जुटाया है और जुटाने के बाद इसको एक तरह से हमने प्रकाशित करने की पूरी कोशिश की है और जनता तक, आम मतदाता तक ले जाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक बात है।
जाहिर सी बात है कि ये हलफनामे के आधार पर संजय सिंह और उनकी टीम ने इसको बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि भाई हलफनामे में कोई कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो विधायक बनकर आ गया सदन में वो हलफनामे में झूठ बोल सकता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत, जैसा सभी हैदर ने बताया कि जमीनी हकीकत और इसमें बहुत अंतर है। जिस तरीके से हम महंगाई को लेकर हाय हाय कर रहे हैं, आटा दाल चावल तेल सब जगह जीएसटी बीएसटी पीएसटी लग गया है, उसी तरीके से जो इलेक्शन की सामग्री है वो भी बहुत महंगी हो गई है। लेकिन 62 विधायक ऐसे हैं इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले, वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रचार सामग्री में फूटी कौड़ी नहीं खर्च की, एक छदाम नहीं खर्च किया, 1 रुपया नहीं खर्च किया। ये तो बिल्कुल ही समझ लो कि इसको कहते हैं बिल्कुल फर्जी कथन, फेक। राजकुमार जुड़ गए हैं, जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमें सूचना दी गई कि अनुपम सिंह भाजपा से भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपके तो एक ही विधायक हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि वो भी इसमें शामिल होंगे। 15 लाख 18 लाख और 20 लाख के सीमा में ये कैसे, ये क्या मजबूरी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की झूठ बोलने की? राजकुमार जी, पॉलिटिकल पार्टी कोई झूठ नहीं बोलती, इसमें जो सामने है सत्य है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग का जो रोल होना चाहिए वो मजबूती से नहीं रहा है। टीएन शेषन जी ने याद दिलाया था कि चुनाव आयोग नाम की संस्था भी होती है, सबसे लोग जानते हैं। मगर आज चुनाव आयोग की स्थिति है, जो सारा भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, अभी आपकी बात में सुन रहा था कि महंगाई है और डे बाय डे गैस महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। और जिनको आवाज उठानी चाहिए, हमारे विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, ये लोग आवाज नहीं उठा रहे। ये इसलिए आवाज नहीं उठा रहे, कहीं ना कहीं ये लोग उन लोगों से बिके हुए हैं, उन लोगों से पैसा लगे, उन्होंने चुनाव लड़ा, करोड़ों रुपए खर्च करके जीत कर आए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, जो आज महंगाई को बढ़ा रहे हैं, जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट दूसरे दामों। राजकुमार जी मानते हैं कि जो 18 लाख 20 लाख जो दिखाया गया है, इससे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं चुनाव जीतने के लिए, और हमारे स्टैटिस्टिशियन बता रहे हैं कि इसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मतलब या तो उसने ईमानदारी से लिख दिया है कुछ ज्यादा दूसरों के मुकाबले, या ज्यादा खर्च कर दिए। एक आंकड़ा ये भी है। राजकुमार जी, आप पिछले 30-40 साल का डेटा उठाकर देखेंगे, इस प्रदेश में दलित, पिछड़े, अति दलित, जितने लोग भी गरीब चुनाव लड़े, उन लोगों ने कई बार चुनाव 10-10 हजार रुपए में लड़ा है, क्योंकि उनको पैसे देने वाला कोई था नहीं और उनके पास पैसे थे नहीं। वो तो जनता की ऐसी आवाज आई कि उनको जिता के सदन में भेज दिया। मगर आज क्या हो गया, आज पूरा व्यापार हो गया है। आज एक दल ऐसा आ गया है कि जो अपनी रैलियों की शुरुआत ही करोड़ों रुपए के खर्चे के साथ करता है, और उनको अरबों रुपए देने वाले बैठे हुए हैं, जो सरकार को पीछे से बाद में मॉनिटर करते चलाते हैं। हर पार्टी, जितना भी एक विधायक जो चुनाव लड़ता है, कम से कम मिनिमम जो ये दिखा रहे हैं, ये 40 लाख का खर्चा होता है, 18, 20, 22 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं, तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का मिनिमम खर्चा हर विधायक के चुनाव में आता है, जो पार्टी के बैनर पे भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जीत के आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। राजकुमार जायसवाल जी, 1-2 करोड़ में तो छौंक लगती है। हम ऐसे 50 विधायकों को जानते हैं जिन्होंने अखबारों को विज्ञापन छपवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया दिया है, 1.5 2 करोड़ रुपया दिया है, रसीदें नहीं ली हैं। अनुपम सिंह के पास आते हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अनुपम जी, झूठा कौन है? ये गलत जानकारी कौन देता है? नेता चाहे जिस दल का हो, खाली आप ही के विधायक नहीं और भी दलों के विधायक हैं। क्या मजबूरी होती है, या चुनाव आयोग का सिस्टम ऐसा हो गया है, या बिना पैसा खर्च किए विधायक नहीं बन सकते? ये भी लगभग ये बातें आई हैं। तो ये हलफनामा झूठा है, या जो हकीकत थी वो झूठी है, सच है? देखिए, सर्वप्रथम आपके समस्त के न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी का सादर प्रणाम। जहां तक आपकी जो रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। आज जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, लगभग 22 लाख रुपए खर्च दिखाया गया है, जो कि लगभग 55% होता है। जहां तक बात है, आपकी बात ठीक है। सारे विधायकों ने नहीं दिखाया होगा अनुपम जी, आपने अध्ययन किया इसको? सारे विधायकों ने नहीं दिखाया होगा, कुछ लोग होंगे। जैसे खर्च के मामले में कांग्रेस थोड़ा आगे, खैर ये बहस का बहुत मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब
जबरदस्त 12-12, 15-15 करोड़ रुपया खर्च होगा और दिखाया जाएगा 20 लाख, 18 लाख। आप नेता हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या पार्षद का चुनाव भी 20 लाख में आजकल लड़ा जा सकता है? अंतरात्मा की बात कहिएगा, पार्टी की बात तो आपको कहनी ही है। देखिए क्या है कि बात आपकी ठीक है, चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च होते हैं, कई चीजों में ऐसा है कि जीतने के लिए लोग लगे रहते हैं। आज जैसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो विगत 5 सालों के अंदर जो कार्य करके दिखाया है वो अपने आप में एक अद्वितीय है, एक ऐतिहासिक है, जो कि पूरा देश, पूरा दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा खर्च करना पड़ा उतना खर्च नहीं करना पड़ा जितना विपक्षी पार्टी ने टूटकर कोशिश कर रखी कि किसी तरीके से जो है चुनाव जीता जाए। उन्होंने एंड गेंद पकड़ने सारी विद्या लगा दी और अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया है, जिसका हिसाब किताब जो है आपके रिपोर्ट में जो दिया गया है इससे कहीं अधिक है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है विगत 5 सालों के अंदर, उस तरीके से वो जनता के बीच में जो एक उन्होंने जो अटूट छाप छोड़ी है, उस तहत के तहत आज योगी जी और मोदी जी की जो डबल इंजन सरकार है इसको जनता ने पसंद किया है। 24 करोड़ लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद दिया था। ये पहले भी डिबेट हुई थी तो पहले भी हमने बात उठाई थी इसको। लोग बोल रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें कितनी सीटें लगेगी, मैं पहले बोल रहा था 300 के ऊपर सीट हमारी सरकार लेके आएगी। और उन्होंने सीटें लाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, संसाधन लगाना पड़ता है, गाड़ियां दौड़ानी पड़ती, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पड़ते हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो जो हमारे आर्थिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके पास जाएंगे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि पैसा खर्च करना जरूरी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारा जो अगला सवाल होगा वो दिलीप यशवर्धन साहब से होगा। आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। दिलीप जी, ऐसा ये कौन सी मशीन है, कौन सा तंत्र है, जैसा सभी अभी कह रहे थे कि जो 100 रुपये का अंगोछा है वो 10 रुपये में आ जाता है। ये कैसे खर्च घटता है जमीन, और उसमें ये तंत्र क्या है, आर्थिक तंत्र क्या है? इस रिपोर्ट के विनय पर आप जरा समझाने, हमारे दर्शकों को समझाइए। ये प्रजातंत्र है भाई साहब, ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में ही ऐसा हो सकता है। और जो
कानून होता है वो कानून बंदिशें लगाता है, लेकिन कानून में ही वो रास्ते हैं जिससे बंदिशें खुल भी जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिस खर्च पे लगाम लगाने की बात करता है, और वही एक्ट जो है वो खर्च को खोलने की बात भी करता है। और ये जो रिपोर्ट आई है, अगर इसको वास्तविकता की नजर से देखा जाएगा तो वो छोटा बच्चा जो जरा भी राजनीति की समझ रखता होगा या जो जरा भी जानता होगा कि विधायकी का इलेक्शन कैसे होता है, वो भी इस बात को नहीं मानेगा कि 18 लाख रुपए में इलेक्शन लड़ा जा सकता है। और मजे की बात तो ये नहीं, अनुपम सिंह कह रहे हैं कि भाई हम लोग 22 लाख खर्च किए हैं और मोदी जी और योगी जी का चेहरा, इसलिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने बहुत पैसा खर्च किया। नहीं, झूठ बोलना है, फिर इसका मतलब झूठ बोलना है, क्योंकि 3 ऐसे लोग हैं और वो तीनों लोग समाजवादी पार्टी में, एक व्यक्ति ने सिर्फ 1 लाख रुपया खर्चा किया है। 1 लाख रुपए में तो दरबार में घुसने को नहीं मिलता है, इलेक्शन लड़ा तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अरे अपने नेता से मिलने जाओ तो वहां जो दरबान ये होते हैं 1 लाख रुपया वहां बट जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1 लाख रुपए में तो मिलने को नहीं मिलता है नेता से, उस पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़ना ही तो बहुत बड़ी बात हो गई। और 1 लाख रुपए का तो वो मोबाइल लेके हाथ में घूमता है नेता, जो कह रहा है कि मैं 1 लाख में इलेक्शन लड़ रहा हूँ पूरा। और 1 लाख रुपए में तो आज पंचायती का चुनाव नहीं होता है, सभासदी का चुनाव नहीं होता है। तो ये तो सरासर देखिए, कुल मिलाकर के इस देश में जो जनता है उस प्रजातंत्र को हमेशा से एक छलावे में रखा जाता है। एक जो वास्तविकता का पर्दा है वो सामने टांग दिया गया है, और उस पर्दे में उसको आप सर्च लाइट मानिए। आपने सर्च लाइट देखी है ना जी? सर्च लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ती है तो सिर्फ रोशनी दिखाई देती है, पीछे का अंधेरा नहीं दिखाई देता है। तो ये वही सर्च लाइट है जो जनता की आंखों पे मारा जा रहा है। जनता इस चकाचौंध में पड़ी है कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, जबकि जनता इस बात को समझ नहीं रही है, मान नहीं रही है। लेकिन मानने के बाद भी मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इस देश में जो प्रजातंत्र कहा जाता है, इस देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं। प्रजातंत्र सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी तक सीमित है। हमारे पास सिर्फ वोट देने तक प्रजातंत्र है। वोट देने के बाद हमारे पास प्रजातंत्र की कोई ताकत नहीं है। संविधान में प्रजातंत्र की परिभाषा अधूरी है। हमारा राइट सिर्फ नेता के वोट देने तक है। जैसे ही हमने वोटिंग मशीन में बटन दबाया, हमारा प्रजातंत्र वहीं से समाप्त हो जाता है 5 साल के। फिर 5 साल बाद हमारा प्रजातंत्र शुरू होता है सिर्फ वोट देने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट आई ये कहीं से भी एडमिसिबल नहीं है, कोई नहीं मानेगा इस बात को। और मुझे ये जो एडीआर है, ये इसकी इमेज बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसने किस बेसिस, हालांकि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो इनका जो पैरामीटर है एडीआर का रिपोर्ट देने का, वो पैरामीटर एक लीगल पैरामीटर है। वो लीगल और फाइनेंशियल पैरामीटर गलती नहीं है। हम तो इनको बधाई दे रहे हैं, संजय सिंह और इनकी टीम को हम बधाई दे रहे हैं कि ये तो जो हलफनामा दाखिल किया है, जो झूठ का दस्तावेज है, हलफनामा झूठ का दस्तावेज। आप खुद कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये में कोई चुनाव लड़ सकता है। अरे साहब, सभासदी छोड़िए, आप जिला कार्यकारिणी में जो इस तरह के छोटे छोटे चुनाव होते हैं, गांव के जो बीडीसी का चुनाव 1 लाख में अब नहीं होता, प्रधान का चुनाव में 30-40 लाख रुपया खर्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो संजय सिंह और इनकी टीम, तो इन्होंने तो जो विधायकों ने हलफनामा दाखिल किया उसी का विश्लेषण किया है। इन्होंने कोई टीम वो नहीं बना दिया। इसमें कोई रिसर्च नहीं हुई है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कानून के दायरे में रह के इन विधायकों के द्वारा दाखिल किए गए हैं, उनको ही बस आधार मानकर रिपोर्ट बना दी गई है। ये अगर आप पब्लिक सर्वे करा लेंगे या जो मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट इन नेताओं के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, अगर उनके खर्च का विश्लेषण करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट पूरी की पूरी झूठी। ठीक बात है दिलीप जी। फिर उसमें विवाद खड़ा हो जाएगा कि साहब ये भाजपा वाले से पूछा कि सपा वाले से पूछा, फिर इनकी संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। धवन साहब के पास चलते हैं। धवन साहब, अभी दिलीप जी से हमने सवाल किया कि भाई ये तंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रजातंत्र है दुर्गेंद्र जी। अब बड़ा मुश्किल है, मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। ये राजनीति में जो दल बदल, भ्रष्टाचार, मुझे लगता है यही तो जनक है ना सब चीजों का। धवन जी। हाँ चौहान जी, ऐसा है कि जो चाहे शबी जी हो, आप हो या दिलीप जी ने जो बातें कही कि एडीआर की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है या वो सही नहीं दिखा रही है। एडीआर की रिपोर्ट नहीं, हलफनामे
एडीआर ने तो एक कलेक्ट करके एक विश्लेषण कर दिया, रिपोर्ट पेश कर दी। हलफनामे झूठे हैं। जो माननीय सदस्य विधानसभा में सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर बैठ गए, वो झूठे हलफनामे दाखिल कर रहे हैं, झूठे हलफनामे दाखिल किए उन्होंने। एक ये प्रयास किया कि जितने भी विधायकों ने जो हलफनामे दाखिल किए थे, उनके उस हलफनामे में दी हुई सूचना को एक जगह एकत्रित करके एक एनालिसिस की, और जो एनालिसिस की वो आई ओपनर है हमारे लिए, आपके लिए, सभी पार्टियों के लिए भी, कि आखिर वो एक झूठ का पुलिंदा बनके क्यों रह गया। हम थोड़ा सा 30 साल पहले जाएं, 1990 से पहले जब हमारे देश में इलेक्शन हुआ करते थे, उस वक्त कैसे लूट खसोट हिंसा का वर्चस्व रहता था हमारे इलेक्शंस में। पैसे की भरमार तो छोड़ दीजिए, तो उसके बाद साहब आए और उन्होंने इलेक्शन को लेके एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, और शायद आज तक हर जनमानस के दिल और दिमाग में शेषन साहब आज आए हुए हैं। लेकिन इस समय को बीते हुए अब 30 साल हो गए हैं, और 30 साल की एक अवधि बहुत बड़ी होती है किसी भी रिफॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। तो आज ये जरूरत आ चुकी है। पहले कई सालों से इस चीज का आभास किया जा रहा है कि ये जो चुनाव खर्च को जिस ढंग से संयमित करने की, लिमिट में रखने की जो बात होती है, जो वास्तव में खर्चा होता है और जो दिखाया जाता है, उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। लेकिन जो हमारा चुनाव आयुक्त और उसका संगठन है, शायद कहीं ना कहीं उनकी कुछ कोताही जरूर है कि वो इस चुनाव के खर्चों को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, और शायद यही कारण है कि आज ये जो हलफनामे हैं ये केवल एक औपचारिकता मात्र रह गए हैं, और औपचारिकता मात्र होने पे ये हम सब लोगों को ये हलफनामा लगातार मुंह चिढ़ाता रहता है कि देखिए आज हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बात घूम फिर के आ रही है वो बात ये है कि इस हलफनामे की, या जो चुनाव आयोग ने जो लिमिट्स डिफाइन की हुई हैं, या उनका जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है वो कितना इफेक्टिव है, उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि 30 साल पहले जो भी ये चीजें डिसाइड की गई, हालांकि लिमिट में समय दर समय जो है बदलाव होता रहा, लेकिन जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कॉन्सेप्ट इजाद किए गए थे, 30 साल में बहुत बदलाव हो चुका है हमारी डेमोक्रेसी। धवन साहब, शेषन जब खुद चुनाव लड़े तो वो भी हार गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें बहुत पैसे वैसे उस तरह नहीं चलते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। तो इस देश ने शेषन को नकार दिया, उनको नकार दिया कि भाई आप चुनाव के लायक नहीं है। वो शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा नहीं है। एक रेफरेंस दे रहा हूं कि जिस व्यक्ति को भारत में चुनाव सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है, वो व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ा और हार गया। वो ये केवल रेफरेंस है, उससे कोई राष्ट्रपति चुनाव का लेना देना नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कहीं उस तरह का प्रचार नहीं होता, उस तरह से पैसे खर्च नहीं होते। देखिए, जो मेरा कहने का मतलब है, 30 साल बाद जो हमारा इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग के जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स में बदलाव की बहुत जरूरत है, और वो बदलाव की पहल जो है इलेक्शन कमीशन को खुद करनी होगी, और वही एक एजेंसी है जो कि इसको इन्फोर्स भी कर सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है, इवैल्यूएट भी कर सकता है। ठीक बात है। शबी हैदर, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु धवन साहब ने उठाया कि भाई शेषन साहब ने जो सुधार किए थे उनको 30 साल हो गया। मेरा सवाल है कि भाई उन 30 सालों में आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया लोगों ने? क्या उनके लिए वो सुटेबल नहीं है, इसीलिए कहा कि शेषन गए सुधार कूड़े में? किसने क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। और आपने सभी एक और इसी से जुड़ा सवाल कि आपने तमाम राजनीतिक दलों के विधायकों से उनसे आज बात की, सब एक सुर में बोल रहे हैं, हलफनामे के पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसे लड़ेंगे, और सब एक सुर में बोल रहे हैं सभी।
जी, ज़्यादातर लोगों ने तो ये भी कहा कि साहब ये जो भी खर्चा हुआ है ये लोगों ने हमें दिया है, तो हमने खर्चा किया और चुनाव आयोग की बंदिश थी इसलिए हमको इसको बताना पड़ा। तो कुल मिलाकर सर देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है और उस पर कोई भी बात कहना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का, वो वृद्ध होना चाहिए। जो उसके कर्मचारी हैं, जो भी उसमें काम करने वाले लोग हैं या जो भी चुनाव को कंडक्ट कराते हैं, चूँकि चुनाव तो होते रहते हैं और चुनाव कहीं ना कहीं कभी ना कहीं चुनाव का सिलसिला जारी रहता है। तो इस सिलसिले में चुनाव आयोग को एक ऐसा कोई पुख्ता सिस्टम बनाना होगा कि साहब जो 2 रुपए का जो बिल्ला है वो 50 पैसे का ना बताया जाए। 100 रुपए का गमछा, जो कॉटन का गमछा था, मैंने देखा है सर रैलीज में, चूँकि भीषण गर्मी थी, मैं खुद उन कई सारी जगहों के ऊपर मैं रहा हूँ। काफ़ी मैंने चुनाव प्रचार, एक बार मैं एक ज़िला है कौशाम्बी, वहाँ से मैं प्रयागराज जा रहा था, जाने का कोई साधन नहीं था, रात में मुझे मूव करना था, तो मैं एक प्रचार वाहन था, उसमें मैं उसके ज़रिए जो है मैं बैठ के वहाँ से वहाँ तक गया। तो उसमें जो सामान रखा था वो सर लाखों रुपए का सामान था, लेकिन अगर आप उस सामान का अगर आप बिल देखेंगे तो बिल बमुश्किल 50,000 और 60,000 रुपए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बिल इसकी जांच हो तो कितना बड़ा जीएसटी के तौर के ऊपर जो कर की चोरी है वो सामने आ सकती है। कितना पैसा खर्चा किया गया है इस पे, कितना कर जो है जो हमारा जीएसटी किसी को नहीं चाहिए, सभी इस पर कोई जीएसटी नहीं लेगा क्योंकि सब बराबर खर्च कर रहे हैं। वो एक जी वो बड़ा सवाल है और मैं यही कहूँगा सर कि कहीं ना कहीं से इसकी मॉनिटरिंग हो, और अगर चुनाव आयोग ने 40 लाख रुपया खर्च तय किया है तो जो हलफनामे आए हैं उनकी पूरी जो है वो जांच हो, क्योंकि अब कोई 393 हलफनामे हैं और उन हलफनामों की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसने भी झूठे और जो झूठे पत्र हैं, जो झूठे आंकड़े हैं, जो झूठी रसीदें हैं, वो सब पारखी नज़र और निर्मा सुपर सब पहचान लेते हैं सर। तो चुनाव को आगे आना चाहिए, एडीआर की इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि सनद रहे। अगले चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी पैसा खर्च कर रहा है तो कम से कम थोड़ा सा सत्य के करीब पहुंचे। ठीक बात सभी आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। अनुपम सिंह, धवन साहब कह रहे हैं कि भाई 30 साल पहले जो व्यवस्था बनी उसमें सुधार होने चाहिए, अगर खर्च की बढ़ाने की जरूरत है बढ़ाया जाना चाहिए। ये किसका काम था? आप जैसे राजनीतिक दलों में। देखिए, खर्च बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खर्च की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। ठीक बात है, मैं जोड़ रहा हूं धवन साहब, मैं जोड़ रहा हूं। उनका कहना था कि भाई खर्च अगर बढ़ाने की जरूरत हो तो बढ़ाते, मॉनिटरिंग करना, सख्ती करना। से हमने वो चुनाव देखा है, बतौर पत्रकार हमने वो चुनाव देखा, सेशन वाला, थर थर कांपते थे लोग, थर थर। और केंद्रीय बल डीएम और एसपी को घुसने नहीं देते थे। अगर डीएम एसपी यहां अपना नेम प्लेट लगा के नहीं जा रहा है, एसपी के गनर और डीएम के गनर को मतदान केंद्र में नहीं घुसने देते थे, सीधे संगीन तान देते थे। वो चुनाव हमने देखा है खुद अपनी आंखों से, धवन साहब ने भी देखा होगा और ज्यादातर लोगों ने यहां देखा होगा उस चुनाव को। लेकिन उसके बाद उसे कैरी करने की जिम्मेदारी किसकी थी अनुपम सिंह? देखिए, मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था है, ये बात आपकी ठीक है, इसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो खर्च दिखाए गए हैं औसतन, जैसे आपने दिखाया है, नहीं हम खर्च पे नहीं आ रहे, हम सीधे आ रहे हैं कि भाई आप भी एक राजनीतिक दल हैं, जायसवाल साहब भी एक राजनीतिक दल हैं, और भी लोग राजनीतिक दल हैं। आप और कांग्रेस यही दो घूम फिर कर सत्ता में रहे केंद्र में। एक आधे बार आप मान लो कि जो गठबंधन और मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ये सब रहे हों, लेकिन घूम फिर कर केंद्र की सत्ता आप ही लोगों के पास में रही है। तो इस तरह के सुझाव कोई चुनाव आयोग को दिए जा सकते थे, या सेशन मॉडल को आगे कैरी करना किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, इस पे रिफॉर्मेशन की काफी आवश्यकता है, जिसपे कई हद तक रिफॉर्मेशन किए भी गए थे, इस चुनाव के दौरान भी किए गए थे। आज जिस तरीके से पहले जिस तरीके से जो हमारे कैंडिडेट हुआ करते थे वो इतना हावी हुआ करते चुनाव के दौरान, वो सब आपको देखने को मौका नहीं मिला होगा। जहां तक बात है खर्चों की बात है, इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है और इस पर रिफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है, वो भी किया जा रहा है। ठीक बात है। अनुपम सिंह कह रहे हैं जायसवाल जी कि भाई इसमें करना चाहिए, हो जाना चाहिए, बातें सैद्धांतिक हैं। आपकी भी सरकार 10 साल तक रही, आप ये तो नहीं कहेंगे कि चुनाव आयोग सरकार से गवर्न होता है, लेकिन परोक्ष रूप से गवर्न ही होता है। अब ये चलन हो गया है, आप भी गवर्न करते रहे होंगे। मौजूदा सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग को आप लोग प्रेशर में रखते हैं।
आप अपने मुताबिक चुनाव आयुक्त नियुक्त कराते हैं। ये जब आप सत्ता में थे तो भाजपा कहती थी, अब आज भाजपा सत्ता में है तो आप इस बात को कहते हैं। सेशन मॉडल को आगे कैरी करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की गई? अनुपम जायसवाल जी। हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयुक्त है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो तरीका ही गलत है। आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़ने के, आप छोड़ दीजिए उस पोस्ट को, तो सारे पॉलिटिकल पोस्ट हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दबाव में प्रदेश का चुनाव आयुक्त काम करता है, जिले का चुनाव आयुक्त काम करता है। जब ये वही जिले का जिलाधिकारी वहां का चुनाव आयुक्त बन जाएगा, चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी बन जाएगा, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष होगा काम? जिसकी सरकार होगी उसके दबाव में काम होगा। और आपने कई बार देखा होगा कि जिनकी सरकार होती है विपक्षियों पे दबाव बनाया जाता है, उनके छापे डलवाए जाते हैं, और जिनकी सरकार का उम्मीदवार लड़ रहा होता है उसको सपोर्ट किया जाता है। कई बार ऐसे मौके भी आए कि सरकारी गाड़ियों में पुलिस वाले और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी फला पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार कर सामग्री लेके घूम रहे थे। आप देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपने चुनाव आयोग का जो हमारा पूरा ढांचा है उसको बदलने की जरूरत है। नीचे से ऊपर तक एक भी अधिकारी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से ड्यूटी पे अपॉइंट हो। पूरा किसी राज्य में चुनाव है, दूसरे राज्य से वहां पे अधिकारी वहां पे आएंगे, तब इस पे लगाम लगाई जा सकती है। जो नेता जो चुनाव में लड़ रहा होता है, जो जैसा लिख कर देता है वैसा उनको मान लेते हैं। आज तक किसी ने वेरीफाई नहीं किया, और मुझे याद नहीं है कि हिंदुस्तान के पूरे चुनाव के इतिहास में किसी विधायक या सांसद के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की हो। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इसी विषय पर आ रहा था मैं। मेरा जो कंक्लूजन, अब जो इस मंथन को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, मेरा यही बड़ा सवाल था, और यही दिलीप यशवर्धन साहब से भी मैं पूछूंगा कि ये कार्रवाई आज तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी बड़ी भीषण कार्रवाई कहीं हो गई हो, बड़ी ऐसी नज़ीर वाली कार्रवाई हो गई हो जिससे कि लोग फर्जी हलफनामा दाखिल न करें या खर्च में रोक लगे। दिलीप जी। दुर्गेश जी, ये रिपोर्ट जो है, पहले तो आपका जो सवाल है वो सवाल एकदम सही है कि ऐसा कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो लैंडमार्क कार्रवाई हो जाए और जिससे लोग डरे कि हमको फर्जी हलफनामा दाखिल नहीं करना। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है जो प्रदेश संयोजक बैठे हैं एडीआर के, वो जरा मुझे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट एकदम फर्जी है, फेक है, बेकार है। उसके दो कारण है, मैं कानूनी आधार दे रहा हूँ। पहला कि एक इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है जो गवर्नमेंट खुद देती है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि महंगाई का सूचकांक जो है सरकार खुद देती है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने खर्चा 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख किया, 12 लाख रुपए का एट स्ट्रेच उन्होंने इंक्रीमेंट किया, इसका मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स को इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं नापा होगा, तभी तो खर्चा बढ़ाया। हाँ, फॉलो किया होगा, तभी तो किया। ठीक, तो इसका मतलब कि पहले 28 लाख में खर्चा नहीं हो रहा था इलेक्शन का, तभी इसको 40 लाख किया गया। तो अब 20 लाख में कैसे सिमट गया? दूसरा, ये जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी है एडीआर ने, ये स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे तैयार करी है, और ये स्टैटिस्टिक्स भी अधूरे हैं। जो सेक्शन 78 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, वो ये बाध्यता करता है कि हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट अपने खर्च का ब्यौरा देगा। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा है, हर कंटेस्टिंग। तो आपने क्या 403, 402 सीटों पे जितने लोग लड़े थे, हजारों लोग लड़े थे, क्या आपने सबका स्टैटिस्टिक्स लिया? आपने ये तो नहीं बताया कि जो हारे हुए कैंडिडेट है उन्होंने कितना खर्चा किया? तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी, ये भी गलत है, ये भी फर्जी है। ये रिपोर्ट नहीं, दिलीप जी इसको फर्जी मत कहिए। सबसे महत्वपूर्ण दल हैं आप और कांग्रेस, यही दो घूम फिर कर सत्ता में रहे केंद्र में। एक आधे बार आप मान लो कि जो गठबंधन और मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ये सब रहे हों, लेकिन घूम फिर कर केंद्र की सत्ता आप ही लोगों के पास में रही है। तो इस तरह के सुझाव कोई चुनाव आयोग को दिए जा सकते थे, या सेशन मॉडल को आगे कैरी करना किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इस पे रिफॉर्मेशन की काफी आवश्यकता है, जिसपे कई हद तक रिफॉर्मेशन किए भी गए थे, इस चुनाव के दौरान भी किए गए थे। आज जिस तरीके से पहले जिस तरीके से जो हमारे कैंडिडेट हुआ करते थे वो इतना हावी हुआ करते चुनाव के दौरान, वो सब आपको देखने को मौका नहीं मिला होगा। जहां तक बात है खर्चों की बात है, इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है और इस पर रिफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है, वो भी किया जा रहा है। ठीक बात है। अनुपम सिंह कह रहे हैं जायसवाल जी कि भाई इसमें करना चाहिए, हो जाना चाहिए, बातें सैद्धांतिक हैं। आपकी भी सरकार 10 साल तक रही, आप ये तो नहीं कहेंगे कि चुनाव आयोग सरकार से गवर्न होता है, लेकिन परोक्ष रूप से गवर्न ही होता है। अब ये चलन हो गया है, आप भी गवर्न करते रहे होंगे। मौजूदा सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग को आप लोग प्रेशर में रखते हैं।
आप अपने मुताबिक चुनाव आयुक्त नियुक्त कराते हैं। ये जब आप सत्ता में थे तो भाजपा कहती थी, अब आज भाजपा सत्ता में है तो आप इस बात को कहते हैं। सेशन मॉडल को आगे कैरी करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की गई? अनुपम जायसवाल जी। हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयुक्त है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो तरीका ही गलत है। आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़ने के, आप छोड़ दीजिए उस पोस्ट को, तो सारे पॉलिटिकल पोस्ट हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दबाव में प्रदेश का चुनाव आयुक्त काम करता है, जिले का चुनाव आयुक्त काम करता है। जब ये वही जिले का जिलाधिकारी वहां का चुनाव आयुक्त बन जाएगा, चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी बन जाएगा, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष होगा काम? जिसकी सरकार होगी उसके दबाव में काम होगा। और आपने कई बार देखा होगा कि जिनकी सरकार होती है विपक्षियों पे दबाव बनाया जाता है, उनके छापे डलवाए जाते हैं, और जिनकी सरकार का उम्मीदवार लड़ रहा होता है उसको सपोर्ट किया जाता है। कई बार ऐसे मौके भी आए कि सरकारी गाड़ियों में पुलिस वाले और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी फला पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार कर सामग्री लेके घूम रहे थे। आप देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपने चुनाव आयोग का जो हमारा पूरा ढांचा है उसको बदलने की जरूरत है। नीचे से ऊपर तक एक भी अधिकारी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से ड्यूटी पे अपॉइंट हो। पूरा किसी राज्य में चुनाव है, दूसरे राज्य से वहां पे अधिकारी वहां पे आएंगे, तब इस पे लगाम लगाई जा सकती है। जो नेता जो चुनाव में लड़ रहा होता है, जो जैसा लिख कर देता है वैसा उनको मान लेते हैं। आज तक किसी ने वेरीफाई नहीं किया, और मुझे याद नहीं है कि हिंदुस्तान के पूरे चुनाव के इतिहास में किसी विधायक या सांसद के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की हो। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इसी विषय पर आ रहा था मैं। मेरा जो कंक्लूजन, अब जो इस मंथन को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, मेरा यही बड़ा सवाल था, और यही दिलीप यशवर्धन साहब से भी मैं पूछूंगा कि ये कार्रवाई आज तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी बड़ी भीषण कार्रवाई कहीं हो गई हो, बड़ी ऐसी नज़ीर वाली कार्रवाई हो गई हो जिससे कि लोग फर्जी हलफनामा दाखिल न करें या खर्च में रोक लगे। दिलीप जी। दुर्गेश जी, ये रिपोर्ट जो है, पहले तो आपका जो सवाल है वो सवाल एकदम सही है कि ऐसा कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो लैंडमार्क कार्रवाई हो जाए और जिससे लोग डरे कि हमको फर्जी हलफनामा दाखिल नहीं करना। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है जो प्रदेश संयोजक बैठे हैं एडीआर के, वो जरा मुझे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट एकदम फर्जी है, फेक है, बेकार है। उसके दो कारण है, मैं कानूनी आधार दे रहा हूँ। पहला कि एक इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है जो गवर्नमेंट खुद देती है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि महंगाई का सूचकांक जो है सरकार खुद देती है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने खर्चा 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख किया, 12 लाख रुपए का एट स्ट्रेच उन्होंने इंक्रीमेंट किया, इसका मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स को इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं नापा होगा, तभी तो खर्चा बढ़ाया। हाँ, फॉलो किया होगा, तभी तो किया। ठीक, तो इसका मतलब कि पहले 28 लाख में खर्चा नहीं हो रहा था इलेक्शन का, तभी इसको 40 लाख किया गया। तो अब 20 लाख में कैसे सिमट गया? दूसरा, ये जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी है एडीआर ने, ये स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे तैयार करी है, और ये स्टैटिस्टिक्स भी अधूरे हैं। जो सेक्शन 78 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, वो ये बाध्यता करता है कि हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट अपने खर्च का ब्यौरा देगा। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा है, हर कंटेस्टिंग। तो आपने क्या 403, 402 सीटों पे जितने लोग लड़े थे, हजारों लोग लड़े थे, क्या आपने सबका स्टैटिस्टिक्स लिया? आपने ये तो नहीं बताया कि जो हारे हुए कैंडिडेट है उन्होंने कितना खर्चा किया? तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी, ये भी गलत है, ये भी फर्जी है। ये रिपोर्ट नहीं, दिलीप जी इसको फर्जी मत कहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जो जीतकर सदन में आए और जिन्होंने शपथ ले ली, कम से कम उनसे तो इसकी उम्मीद की जा सकती थी। बाकी ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं कि इनको पूरा करना चाहिए। तो हो सकता है कि इनका सैंपल साइज उतना बड़ा नहीं रहा हो, सारे लोग हजारों कैंडिडेट का करना, उसको वो करना काफी मुश्किल है। धवन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? धवन जी। जरूरत भी नहीं है। धवन जी। नहीं, देखिए, ये जो है, ये इन्होंने केवल डेटा जो है, जो अपलोड हुआ है डेटा, उस डेटा को कलेक्ट करके एसिमुलेट कर दिया है, उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया है। डेटा क्या लिया है इन्होंने? डेटा इन्होंने केवल विनिंग कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स को लिया है, बाकी को नहीं लिया है। तो ये इनका जो संस्था इस डेटा को यूज कर रही है, एसिमुलेट कर रही है, अपनी रिपोर्ट दे रही है, ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो क्या डेटा ले रही है, क्या नहीं ले रही है। बेसिकली इनके डेटा को एनालाइज। हाँ, ठीक बात है। वही हमने भी वही कहा दिलीप जी से, हमने यही अनुरोध किया कि भाई वो
जो लोग सदन में आ गए हैं, जिन्होंने विधायक होने की शपथ ले ली, संविधान के प्रति उन्होंने बिल्कुल प्रतिबद्धता दिखा दी, कम से कम उनसे तो उम्मीद नहीं थी। एक मिनट लूंगा। जो हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जो भी किसी जिले में अगर जो भी चुनाव आयुक्त का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे यहाँ पे डीएम होते हैं, तो उस डीएम की ड्यूटी थी कि चुनाव के दौरान कौन जो किस पार्टी का कौन कैंडिडेट क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो उस दौरान वो उसके एविडेंसेस को कलेक्ट करता रहे और फिर उन एविडेंसेस को अब उनके दिए गए एफिडेविट के सापेक्ष एनालाइज करे। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है धवन साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। फाइनल कमेंट के लिए संजय सिंह के पास जाएंगे। एक 40 सेकंड में कहिए दिलीप जी, 40 सेकंड में। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि फर्जी से इंसेंस में इस रिपोर्ट को फर्जी नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्ट फर्जी है। मेरा ये कहना, रिपोर्ट तो स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पर है और स्टैटिस्टिक्स जो दाखिल किए गए उसके बिहाफ पर है। रिपोर्ट जो आई है वो अगर कानून की दृष्टि से देखेंगे तो अपेरेंटली रिपोर्ट तो एकदम सही है, क्योंकि एडीआर ने वो रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे निकाली है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको लॉजिकली या फाइनेंशियली कंपेयर करेंगे तो ये कहीं से लॉजिकल नहीं लगेगा। एक डिबेट और मांगती है ये, आज हम इसमें सहमत हुए, जल्द ही इस पर बात करेंगे क्योंकि इसके कुछ पहलू दिलीप जी और सामने रख रहे हैं। फाइनल कमेंट संजय सिंह का लेंगे। दिलीप जी ने कुछ सवाल उठाए हैं और मुझे लगता है कि प्रदेश और देश के लोग भी, उनके मन में भी कई सवाल होंगे। संजय सिंह, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, मैं दिलीप जी की बात को और मैं पूरे जितने भी इस चैनल को देखने वाले लोग हैं, पहली बात तो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी एक प्रमाणिक संस्था को आप इस तरह से रिपोर्ट के लिए कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत वो नहीं कह रहे हैं, वो समझने में दिक्कत है। वो रिपोर्ट को फर्जी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि सैंपल साइज बड़ा हो सकता था, उसको कतई अन्यथा मत लीजिए आप। सैंपल साइज बड़ा, चौहान साहब मैं आपकी मंशा को समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में लोगों के पास इस रिपोर्ट को पढ़ने का समय नहीं है, लोग इस पे प्रतिक्रिया नहीं। आप 10,000 लोगों का डेटा कौन करेगा? और एडीआर जब चुनाव के दौरान विश्लेषण जारी करता है, जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसका भी डेटा हम जारी करते हैं। आपने हमारे इतिहास को देख लीजिएगा, पिछले 20 साल में एक बार भी किसी को उंगली उठाने का मौका मिला हो। मैं सहमत हूं इस बात से। करते हैं आप एक अर्थशास्त्री होके और इस तरह की बात करते हैं। नहीं, संजय जी इस डिबेट को एक बहुत सार्थक बातें हुई, इसको ऐसे मोड पर मत ले जाइए कि चीजें उस तरह हो। इनकी कतई मंशा नहीं है इस बात को, ये नहीं, वो कहते हैं ना यूपी में कि बात नहीं बतकहां टेढ़, तो थोड़ा कहने का अंदाज हो गया, ऐसी बात नहीं। दिलीप जी बहुत सुलझे हुए और बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। संजय जी कंक्लूड करिए। मैं फिर से कहता हूं संजय जी, मैंने आपकी संस्था की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं खड़ा किया है, लेकिन जो आधार मैंने दिया, मैंने अपनी बात अपने आधार पे कही है। और मैंने वो आधार दिया कि इन्फ्लेशन इंडेक्स इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया 28 से 40 लाख रुपए। अगर आप उसको ही आधार मानेंगे तो ये रिपोर्ट कहीं से जस्टिफाइड लगती नहीं है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं खड़ा हो रहा है। मैंने दो चीजों को बताया, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूं, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आप और एक सम्मानित चैनल में हम लोग बैठे हैं, हम लोग चैनल के बाद भी बात करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में जो भी हमारा देखेगा आधार क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट से जो एफिडेविट के हमारे पास जो सूचना, चाहे वो इलेक्शन के दौरान, एफिडेविट के दौरान, हम कहीं से भी कोई भी सूचना अपने मन से नहीं लेते। जो भी सूचना सही है और उसकी ठीक बात है। संजय सिंह ने स्पष्ट कर दी चीजें कि भाई वो सारी चीजें ऑथेंटिक हैं। और एडीआर एक ऐसी संस्था है, यूपी इलेक्शन वॉच या इलेक्शन वॉच ऐसी संस्था है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, देश और प्रदेश के लोग ट्रस्ट करते हैं। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग को अगर कुछ चाहिए होता है सार्थक करने के लिए तो हम लोग एडीआर के पास जाते हैं, उनके लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। संजय सिंह आपका बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका बहुत शुक्रिया, धवन साहब बहुत शुक्रिया, अनुपम सिंह जी और जायसवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सभी हैदर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मंथन के इस कार्यक्रम में जो पिछले करीब 45 मिनट से जो हम लोग चीज़ों पर वो मंथन कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो एडीआर ने बनाई है, ये रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट है और ये उसी आधार पर बनाई है जो लोगों ने हलफनामे दिए हैं, उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनी है। ये सफेद झूठ हलफनामे हैं। एक और मंथन में जो बात आई और हमने कंक्लूड किया
कि इसके लिए जो 30 साल पहले टी.एन. शेषन साहब ने एक इलेक्शन की व्यवस्था बनाई थी, इलेक्शन कमीशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था, इलेक्शन कमीशन का खौफ था, उसे 30 साल तक कैरी क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ अब हम अपने अगले सोपान की तरफ चलते हैं। चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो 76 साल की उम्र है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति रही हैं और जानी मानी शिक्षाविद, समाज सेविका, एक्टिविस्ट डॉक्टर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी। उन्हें लखनऊ में सड़क पर पर्चे बांटते देखा गया और ये वीडियो लगातार वायरल होता रहा। उस पर्चे में ये कहा गया कि अब देश के ऐसे हालात हैं कि 1857 वाली क्रांति की जरूरत है। 1857 वाली क्रांति की क्यों जरूरत है? रूपरेखा वर्मा को पर्चे बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी अकेले, वो किसी तामझाम के साथ बहुत सादगी का जीवन जीती हैं। इन सब सवालों का जवाब चाहिए था और ये जवाब लेने के लिए हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी सबी हैदर को रूपरेखा वर्मा जी के पास भेजा। उन्होंने पर्चे बांटने के पीछे की मुराद, 1857 की क्रांति क्यों हो, इन सब सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं और विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ हैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा। इनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, एक मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। और मेरे हाथ में एक पर्चा है। ये पर्चा लिए दीदी जो हैं वो लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लोगों को बांटते हुए दिखाई दे रही थी और कुछ समझाते हुए दिखाई दे रही थी। दीदी, ये पर्चा क्या है और आप क्यों सड़कों पर उतरी? देखिए, 1857 की लड़ाई में अंग्रेज़ों से जब हिंदुस्तान के लोग लड़ रहे थे तो आज़ादी की लड़ाई में जगह जगह हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष हुए। यहाँ हमारे लखनऊ में भी 2-3 जगह हुए, चंद्रनगर गेट, आलमबाग में, यहाँ चिन्हट में, जो हम लोग चिन्हट के पास कर रहे थे ये कार्यक्रम, क्योंकि 75वां साल है ये हमारे आज़ादी का। और उसके जश्न के लिए हम अपने शहर में जहाँ चिन्हट के पास अंग्रेज़ों को पहली बार हिंदुस्तान में हराया गया था इस लड़ाई में, और उसमें जनता के लोग थे जो लड़े थे। यहाँ के नवाब को जब अंग्रेज़ पकड़ के ले गए थे, उनकी सेना के भी बहुत से लोगों को पकड़ के चले गए थे, तो वो सेना उनकी टूट गई थी। ये जो अहमदुल्ला शाह की सरपरस्ती में जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कि तमाम हिंदू मुसलमान दोनों तरह के लोग थे, उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। उसमें एक घमंडी सिंह नाम के भी थे और अंग्रेज़ वहाँ हारे। उसका जश्न मनाने के लिए हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। जब जब जनता, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे ज़ात के नाम पर, ऊंची जात नीची जात, आदमी औरत के आधार पर, जब भी हम डिवाइडेड होकर के, विभाजित होकर के खड़े हुए हैं, तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए हैं, हमारी बर्बादी ही हुई है। और जब भी हम लोग मिल कर के लड़े हैं उन लोगों से जो हमें टूटना चाहते हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, तब हमने फतह पाई है। बड़े कामों का जिक्र किया कि बड़े काम जो हैं वो हमने मिलकर लड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमने फिरंगियों को खदेड़ा, आज़ादी प्राप्त की हमने, और बहुत सारे जो हैं विश्व के मानस पटल पे भारत का नाम जो है वो अंकित कराया। अभी ऐसा क्या लगता है आपको कि फिर से हम उसी दौर में जाएं और वही सारी बातें करें? क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरीके के किसी इवेंट की या लोगों को जागरूक करने? देखिए, ये तो हम लोग बहुत ज़माने से कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो हमें दिख ही जाते हैं। कहीं मऊ में दंगा, तो कहीं नैली में, तो कहीं हाशिमपुरा में पुलिस ले जाती है मुसलमानों से भर के और मार देती है, नहर में डुबो देती है। तो ये तो चीज़ें अब डॉक्यूमेंटेड हैं, हम अपने मन से तो झूठ बोल नहीं रहे हैं। महंगाई मेरे ख्याल से 1000 गुना बढ़ी है। हमारे शिक्षा संस्थान गिरे हैं। हमारा देश औरतों के लिए दुनिया भर में सबसे ख़तरनाक देश घोषित किया जा चुका है। मेल न्यूट्रिशन में हम बहुत सारे पायदान गिरे हैं।
हम एनवायरनमेंट के मामले में भी कई पायदान गिरे हैं, हम बच्चों की सुरक्षा के मामले में कई पायदान गिरे हैं। सूची गिरावट की लंबी है। दीदी, क्या आप ये पर्चे बांट के फिर से कुछ क्रांति करना चाहती हैं, फिर से उसी का बिगुल बजाना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? देखिए, क्रांति के काबिल तो हम अपने को नहीं पाते हैं, कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, तो हम क्रांति क्या, तो इतना बड़बोल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं तो जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मिल के चलो, एकता में रहो, हिंदुस्तान फिर से चमकेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, हम हर चीज़ में आगे बढ़ेगा, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, इसकी महंगाई ख़त्म होगी, प्रोवाइडेड हम मिल के चलें। दीदी, एक तल्ख सवाल है थोड़ा सा मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है संभवतः ये, कैसे मिल के रहें? एक तरफ उदयपुर में जो है वो सरकलम कर देने की बात हो रही है, एक तरफ माँ काली के पोस्टर के साथ जो है वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो जब ऐसा माहौल है और इसमें जब लोग गर्दनें जो हैं वो काट रहे हैं, तो हम मिल के चलने की किस तरीके से बात की जाए? जो सवाल आपने पूछा है उसके अंदर जो बायस है वही कारण है। अभी आपने उदयपुर का उदाहरण ये कि, और आपने कहा कि गर्दनें काटी जा रही हैं, मानो कि सरेआम पता नहीं कितने दर्जन गर्दनें काटी हों। एक दूसरा भी कोई उदाहरण दें आप उदयपुर के अलावा है? दूसरी बात काली का, आप ये बताइए। गर्दन काटी गई थी तिवारी जी की। किन तिवारी जी की काटी गई? हिंदू राष्ट्रीय एक पार्टी थी, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कुछ बयान दिया था, उनको भी इसी तरीके से धमकी दी गई थी, आगाज़ किया गया था, काटी तो नहीं गई थी। ये तो उदयपुर की बात है और वहाँ तुरंत एक्शन लिया। कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार है। फ़ौरन हुआ, उनके दोनों बच्चों को उसका भी सरकारी नौकरी का भी। आप लोग जनरलाइज जिस तरह करते हैं, आपके उदाहरण में भी एक भी लिंचिंग का नहीं आया, क्यों? ये बायस आपके दिल में क्यों है, क्या हम पूछ सकते हैं? ना आपने दर्जनों लिंच किए गए हैं, दर्जनों को पीट के बेइज्जत किया गया है, घर उखाड़ दिए गए हैं, जबकि कानूनन ये अधिकार भी नहीं था, बुलडोज़र से घर गिराए हैं। आपने एक भी उदाहरण उसका नहीं दिया, और इसीलिए हम कहते हैं कि शर्मिंदा होना चाहिए आपको। इतिहास से आप लड़ाई का आदर्श लेंगे या मिलके रहने का आदर्श लेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप लड़ाई का ही आदर्श लेना चाहिए तो आपको मुबारक, आप देश को तोड़ने की कोशिश करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हम एकता का संदेश देंगे, आप लड़ाई का संदेश देते रहिए, कोई बात नहीं। जिसको जो काम करना है वो करे। आपको अगर लड़ाई का संदेश देना है, लड़ाई का संदेश दीजिए, लेकिन तहजीब का मरकज़ लखनऊ से एक बार फिर एकता, भाईचारा और आपसी सौहार्द के साथ मिल बांट कर आगे बढ़ने के लिए प्रोफेसर रूपरेखा जी सड़कों पर उतरी हैं। उन्होंने पोस्टर जो हैं वो बांटे हैं लोगों के बीच में, और यकीनी तौर के ऊपर उनका जो पोस्टर है वो कौतूहल का विषय है। लोग ढूंढ कर इस पोस्टर को पढ़ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि ये शेर जो अभी तक सिर्फ महज एक किताबी शेर था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। रूपरेखा ने इस कागज़ के मार्फत जो पत्थर आसमान में उछाला है, यकीनी तौर पर लोग इस पर्चे को पढ़ेंगे, उनकी संवेदनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और इस माहौल में अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन बिलाल के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर।